हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की हमारी क्लास रहने वाली है धातु यानी मेटल के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारी चल रही है सीटेट की जो थ्योरी क्लास की सीरीज है। तो ये थ्योरी क्लास की सीरीज चल रही है जिसमें हम सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग अभी हम देख रहे हैं थ्योरी क्लासेस को। उसके बाद हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो एक तो पहले शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा टॉपिक मेटल यानी धातु के बारे में। तो सबसे पहले उससे पहले मेटल पढ़ने से पहले ये देखते हैं मेटल पदार्थ के कौन से पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, जब द्रव्य का वर्गीकरण किया जाता है यानी पदार्थ का वर्गीकरण किया गया, एक मिनट पेन कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, जब पदार्थ का वर्गीकरण किया गया तो द्रव्य के वर्गीकरण पदार्थ का मेनली दो रूपों में किया गया। एक होता है मिश्रण, दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। यानी एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ जो एक ही जैसे पदार्थों से मिलकर बना होता है क्या है, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, मिश्रण क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। अब जो मिश्रण है, मिश्रण भी दो तरीके का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण जिसको बोलते हैं होमोजीनस, जो कि समान गुण वाले पदार्थों से मिलकर बना होता है। होमोजीनस मिश्रण किसको बोलते हैं, समांगी मिश्रण किसके बोलते हैं, जो कि जिन पदार्थों से मिलकर बना हो उनका जो गुण है, उनका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, समान हो। ठीक है, तो किसमें आ जाते हैं, समांगी मिश्रण में आ जाते हैं। दूसरा है विषमांगी मिश्रण या फिर हेट्रोजीनस क्या है, मिश्रण। हेट्रोजीनस मिश्रण जिसके जो पदार्थ हैं उनका जो संगठन या फिर वो असमान गुण वाले हों तो उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, समान गुण वाले पदार्थ मिलके बनता है। ये क्या है, असमान गुण वाले पदार्थ मिलके, असमान गुण वाले पदार्थ मिलके क्या बनाते हैं, विषमांगी मिश्रण या फिर हेट्रोजीनस मिश्रण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ भी दो तरीके का, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो भी दो तरीके का होते हैं। एक होते हैं तत्व जिनको बोलते हैं एलिमेंट, दूसरे होते हैं यौगिक जिसको बोलते हैं कंपाउंड। तो तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा जो निर्मित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तत्व। अगर एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, एक प्रकार के अगर परमाणु से बना है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे तत्व। और अगर एक से अधिक प्रकार के परमाणु से निर्मित है तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक। यानी एक प्रकार के परमाणु से बना तब वो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा, या फिर अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यौगिक। ठीक, अब जो तत्व होते हैं, तत्व फिर तीन प्रकार में विभाजित होता है। एक होता है धातु यानी मेटल, दूसरा होती है अधातु यानी नॉन मेटल, और तीसरा होती है उपधातु यानी मेटलॉइड। ठीक, तो यानी जो पदार्थ है, पदार्थ दो भागों में बटा, एक हो गया मिश्रण और दूसरा हो गया शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ है वो वापिस से दो भागों में बटा, एक हो गया तत्व और दूसरा हो गया यौगिक। जो तत्व है वो वापिस से तीन भागों में बटा, एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा है मेटलॉइड। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इनसे प्रश्न भर भर के आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को हम एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब मिश्रण भी दो प्रकार में बटा, एक है हेट्रोजीनस मिक्सचर, एक है होमोजीनस मिक्सचर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं धातु के बारे में पढ़ना। धातुएं क्या होती हैं, धातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं। जो भी तत्व ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास होने देते हैं, उनको क्या कहते हैं, धातु या फिर मेटल कहलाते हैं। और धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। ठीक, दो चीजें याद रखिएगा, एक तो ये क्या करते हैं, हीट यानी ऊष्मा, तथा इलेक्ट्रिसिटी यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। और जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ना, जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसमें कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इसीलिए ये क्या करती हैं, धन आयन बनाती हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं। इसीलिए जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक, अब धातुओं में और कौन कौन सा गुण पाया जाता है, ये
धातुएं कौन कौन सा गुण पाया जाता है? तो धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, यानी मैल्योएबल होती हैं। ये आघातवर्धनीयता का गुण क्या होता है, इसको भी हम एक एक करके पूरा डिटेल आपको भौतिक गुण और रासायनिक गुण जब पढ़ाऊंगी ना तो उसमें बताती जाऊंगी। आघातवर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं यानी डक्टाइल होती हैं, और ये कमरे के ताप पे जितनी भी धातुएं होती हैं ठोस होती हैं। कुछ धातुएं अपवाद को छोड़ के बाकी धातुएं जो होती हैं कमरे के ताप पे ठोस होती हैं। परंतु मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी है धातु, मरकरी धातु है, पर ये कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक, ये क्या होती हैं? धातुएं। अगर एल्यूमिनियम, कॉपर और उत्कृष्ट धातुओं में क्या आ जाएगा? चांदी, सोना, प्लेटिनम। क्षारीय धातुओं में क्या आ जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्षारीय मृदा धातु में क्या आ जाएगा? बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये ज्ञात तत्वों में धातुओं की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। जितने भी ज्ञात तत्व है ना, जितने भी नॉन जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उसमें धातुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम ये ऐसी धातुएं हैं जिन पर जंग नहीं लगता है, क्योंकि इन धातुओं की क्या होती है? क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, कौन कौन सी धातुएं? गोल्ड है, प्लेटिनम है, चांदी, सॉरी क्रोमियम, इन पे क्या है? जंग नहीं लगता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो इनकी क्रियाशीलता है वो बहुत कम होती है, जो इनका रिएक्शन करने का रेट है ये बहुत कम होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं धातुओं के भौतिक गुण पे। धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण, सबसे पहला धातुओं का भौतिक गुण क्या है कि धातुओं में क्या है? धात्विक चमक होती है। ठीक, सबसे पहले आप ये समझिए भौतिक गुण क्या होता है। जो अपीयरेंस यानी जो देखने में हमको समझ में आए, जो हमको देखने यानी अपीयरेंस, जो उसका भौतिक यानी फिजिकली जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? भौतिक गुण कहलाता है। अब इसमें पहला क्या हो जाएगा? धात्विक चमक, यानी जो धातु होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण जो भी शुद्ध धातु होती है ना तो उनकी जो सरफेस होती है क्या होती है? चमकदार होती है। और धातुओं पे हम पॉलिश करके भी उनकी जो सतह है उसको हम चमकदार बना सकते हैं। ठीक, तो पहला धात्विक गुण क्या हो गया? भौतिक गुण क्या हो गया धातुओं का? कि धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, यानी एक उनमें खुद से ही क्या पाई जाती है? धातुओं में चमक पाई जाती है। अब वो क्यों पाई जाती है? तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण पाई जाती है। एग्जाम्पल पे के तौर पे क्या आ जाएगा? तांबा, सोना, चांदी, इनमें क्या पाई जाती है? मेटेलिक लस्टर यानी धात्विक चमक पाई जाती है। इसीलिए इनका उपयोग किसमें किया जाता है? ज्वेलरी तथा सजावट में किया जाता है। जो भी ज्वेलरी बनाई जाती है ना, ज्वेलरी बनाने में और सजावट में इनका उपयोग किया जाता है। वहीं पे अपवाद के तौर पे क्या आ जाएगा? आयोडीन तथा ग्रेफाइट, ये भी होती तो चमकीली है, आयोडीन भी चमकीली होती है। ग्रेफाइट, आयोडीन देखिए कैसे व्हाइट कलर का बिल्कुल चमकता रहता है हीरे जैसे, ग्रेफाइट भी चमकीला होता है। परंतु क्या ये धातुएं होती हैं? ना, ये क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। ठीक है, तो धातुओं के धात्विक चमक के बारे में समझ गए कि धातुओं में क्या होता है? धात्विक चमक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण इनमें धात्विक चमक होता है। पर आयोडीन और ग्रेफाइट, इनमें धात्विक चमक तो होती है, मतलब इनमें चमक तो होती है, पर ये धातुएं ना होके क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। दूसरा गुण आ जाएगा विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता, यानी जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा का क्या करती हैं? चालन करती हैं। ठीक है, अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा का क्या करती हैं? चालन करती हैं, यानी अपने आप में से ईजिली विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को क्या होती हैं? ट्रांसफर होने देती हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे एक अगर आयरन की रॉड है, ठीक, आयरन की रॉड है, इसके एक सिरे में अगर आप फ्लेम देते हैं, हीट देते हैं, तो कंपन के माध्यम से इसके कण क्या करेंगे? कंपन करेंगे। कंपन के माध्यम से इसके कण हीट ट्रांसफर करके इसके दूसरे सिरे तक क्या कर देते हैं? इसको गर्म कर देते हैं। यही क्या कहलाता है? ऊष्मा का चालन कहलाता है। ठीक है, चालन विधि भी है और ऊष्मा का ट्रांसफर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये विद्युत का भी चालन करते हैं। अगर आप कोई भी अगर ट्राई करना है तो किसी नंगे तार को छुइए आप, लोहे के तार से, लोहे के तार से आप उसको छुइए, देखिए कैसे झटका लगता है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो क्या है? धातु है, और धातुएं क्या करती हैं? विद्युत और ऊष्मा का चालन करती हैं। ठीक है, क्यों करती हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया है। चांदी और जो कॉपर होती है ना, ये सबसे अच्छा क्या है? हीट की सुचालक होती हैं, यानी हीट को ये सबसे अच्छे से ट्रांसफर करती हैं। ठीक है,
अब चालकता के क्रम के आधार पे जो चांदी होती है ये सबसे ज़्यादा चालक होती है, सबसे अच्छी चालक होती है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है कॉपर और तीसरे नंबर पे आ जाता है एल्यूमीनियम। इसी कारण से जो हमारे घर है ना, घरों में जो विद्युत के चालन के लिए कॉपर और एल्यूमीनियम की तार का उपयोग किया जाता है। अब आपके मन में आया होगा कि कॉपर और एल्यूमीनियम के तार का उपयोग तो किया जाता है, चांदी के तार का उपयोग क्यों नहीं करते? अरे भाई, चांदी कितनी महँगी है, ठीक? इतनी महँगी है, यहाँ एक छोटी सी चीज़ तो चांदी का ले नहीं सकते, हम तार बनवाएँगे तो पूरे घर में कितनी वायर लगवाएँगे, है ना? इसीलिए कॉपर और एल्यूमीनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक? जो खाना बनाने के बर्तन है ना, वो भी किसके कॉपर के बनाए जाते हैं और एल्यूमीनियम के। मान लीजिए आपके यहाँ चांदी के बर्तन हो तो पहले राजा महाराजा के यहाँ होते थे सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, ठीक है? अब बात के तौर पे टंगस्टन है, लेड है, मरकरी, ये क्या होते हैं? ये चालन नहीं करते, विद्युत और ऊष्मा के चालन नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा गुण आ गया आघात वर्धनीयता का, ठीक। तीसरा गुण क्या है? आघात वर्धनीयता का। आघात वर्धनीयता का कौन सा गुण है? आघात वर्धनीयता मतलब आप क्या समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई सोने का टुकड़ा है, ठीक है, इसको हम पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, ये टूट नहीं रहा है, ये टूट नहीं रहा, बल्कि क्या होता है, एक पतली शीट के रूप में, पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो यही क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। यानी धातु को पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। यानी जो धातुएँ होती हैं, उनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। उनको पीटने पर ये टूटती नहीं है, बिना टूटे एक पतली चादर के रूप में क्या होती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है? इसी गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता का गुण बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा? चांदी है, सोना है, ये क्या है? बहुत ज़्यादा आघात वर्धनीय धातुएँ होती हैं। सोने को पीट कर लगभग 0.0001 से भी कम मोटाई, यानी सोचिए कितनी पतली होगी, 0.0001 से भी कम मोटाई की पतली चादर के रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक। चांदी और सोना के अलावा जो एल्यूमीनियम होता है, कॉपर होता है, ये भी बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? आघात वर्धनीय धातुएँ होती हैं, ठीक है। इनमें भी बहुत ज़्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसी कारण से एल्यूमीनियम, जो एल्यूमीनियम होता है ना, उसी का जो फ़ॉइल आपने सुना होगा कि सिल्वर फ़ॉइल जो खाना पैक करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो देखिए वो कितना पतला होता है, यानी एल्यूमीनियम भी कितना आघात वर्धनीय होता है, कितना उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक है? जो एल्यूमीनियम फ़ॉइल है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों, जैसे जो बिस्किट होता है, चॉकलेट है, दवाई है, सिगरेट है, इनकी जो पैकिंग बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है? एल्यूमीनियम फ़ॉइल्स की बनाई जाती है, ठीक है। अब इसमें भी अपवाद देखिए हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी अपवाद है, जिंक और मरकरी को छोड़ के। किसको? जिंक और मरकरी को छोड़ के। चौथा चौथा गुण कौन सा आ जाएगा धातुओं का? चौथा गुण है तन्यता का गुण। अब तन्यता मतलब क्या समझते हैं? डक्टिलिटी। जैसे आघात वर्धनीयता मतलब हम क्या समझे कि आघात वर्धनीयता मतलब किसी चीज़ को पीट के पतली चादर के रूप में बदलना। वहीं पे तन्यता का मतलब क्या है कि खींच कर तार के रूप में बदलना। खींच कर तार के रूप में बदलना, धातुओं को खींचकर। तो कुछ धातुएँ क्या होती हैं? तन्य होती हैं, यानी इनको खींचकर पतले महीन धागे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु के इसी गुण को ही क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी या फिर तन्यता का गुण कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सोने और चांदी का एग्ज़ाम्पल आपको हर जगह मिलेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर 1 ग्राम सोना लिया जाए ना, तो 1 ग्राम के सोने को लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार में इसको बदला जा सकता है। अब सोचिए 1 ग्राम सोना कितना होता है, ठीक है? अब 1 ग्राम इत्तू-सा सोना रहेगा, अरे बहुत थोड़ा-सा। 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर महीन तार में, 2 किलोमीटर पतले तार में इसको क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है? वहीं पे चांदी को 0.0008 मिलीमीटर व्यास तक महीन तार में खींचा जा सकता है। अगर टंगस्टन की बात की जाए तो टंगस्टन तो और मतलब पतले में तार में बदला जा सकता है। लगभग ऐसा कि अदृश्य भी होता है, ठीक है? और टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो फिलामेंट यानी जो बल्ब होते हैं, बल्ब के तंतु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब डक्टिलिटी तो आप अच्छे से समझ गए, डक्टिलिटी क्या होती है? धातु को खींच के पतले तार के रूप में बदलना क्या कहलाता है? डक्टिलिटी का गुण यानी तन्यता का गुण कहलाता है। अब आ जाते हैं कठोरता पे। कठोरता क्या होती है?
ये धातुओं का पांचवा गुण है। जो धातुएं होती हैं ना वो क्या होती हैं, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, सॉलिड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम है, तांबा है, लोहा है, ये क्या होती हैं, कठोर होती हैं। पर अपवाद हर जगह पाया जाता है, अपवाद हम पढ़ते ही आ रहे हैं। सोडियम पोटेशियम को छोड़ के, सोडियम पोटेशियम होती तो धातुएं हैं, है तो धातुएं, पर ये अपवाद हैं क्योंकि ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ये क्या होती हैं, अपवाद होती हैं। अब छठवां गुण में आ जाते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक को क्वथनांक से आप क्या समझते हैं कि यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो वह ताप, गलनांक क्या होता है, सबसे पहले गलनांक देखिए। तो वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड है, सॉलिड किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। तो ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग की प्रोसेस। क्या कहलाती है, मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक, अब क्वथनांक क्या होता है, तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड है, लिक्विड किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में कोई सॉलिड किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में, तो वह क्या है, गलनांक है। और वह टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्वथनांक बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और धातुओं के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी हाई होते हैं। अब देखिए आयरन, आयरन एक धातु है ना, आयरन का गलनांक देखिए कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना अधिक होता है, यानी जब 1535 डिग्री सेल्सियस आप उसको गर्म करेंगे तब जाके वो क्या होगा, पिघलेगा। ठीक है, ऐसे ही कॉपर है, कॉपर का गलनांक कितना होता है, 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। अपवाद अब इसमें भी है, अपवाद क्या है, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि इनके गलनांक क्या है, 98 डिग्री सेल्सियस। सोडियम का गलनांक कितना है, 98 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे पोटेशियम का गलनांक कितना है, 64 डिग्री सेल्सियस। और इससे भी कम गलनांक वाले कौन होते हैं, गैलियम और सीजियम होते हैं। कौन होते हैं, गैलियम और सीजियम। क्योंकि गैलियम और सीजियम का गलनांक कितना होता है, गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस होता है और सीजियम का कितना होता है, 28 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अगर इनको आप हाथ पे रखेंगे ना तो ये हाथ पे ही पिघल जाएंगे। ठीक है, इतना कम इनका गलनांक होता है। तो ये क्या है, धातुओं के अपवाद हैं। ये क्या है, धातुओं के अपवाद है। ठीक, तो आपको ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ये कौन सा हमारा, ये कौन सा भौतिक गुण था, ये छठे नंबर का भौतिक गुण था। ठीक है, अब आ जाते हैं घनत्व पे। घनत्व, जो धातुएं होती हैं उनके घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी। घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, यानी हाई होता है। यानी ये जो धातुएं होती हैं ना, क्या होती हैं, भारी होती हैं। क्या होती हैं, भारी होती हैं। एग्जाम्पल है, सोना है, चांदी है, इनका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। सोने का घनत्व कितना होता है, 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। और वहीं पे चांदी का घनत्व कितना होता है, 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इतना घनत्व होने के कारण ही ये धातुएं क्या होती हैं, भारी होती हैं। मैग्नीशियम और जो एल्यूमिनियम होते हैं ये निम्न घनत्व के होते हैं, कम घनत्व के होते हैं। इनका घनत्व मैग्नीशियम का कितना होता है, 1.74 ग्राम सेंटीमीटर। और जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसीलिए ये कैसी होती हैं, हल्की धातुएं होती हैं। कैसी होती हैं, हल्की धातुएं होती हैं। अपवाद में जो क्षार धातुएं होती हैं ना, सोडियम पोटेशियम, ये क्या होती हैं, क्षार धातुएं अपवाद में होती हैं, जिनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। बाकी जो घनत्व, बाकी जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अब अगला आ जाते हैं भंगुरता। किस में आ जाते हैं, भंगुरता। धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं। अब कठोर होती हैं इसीलिए इनमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता। भंगुरता मतलब क्या समझते हैं, भुरभुरा। सामान्य भाषा में आप समझिए कि क्या होता है, भुरभुरा। जैसे आप किसी भी चीज़ को मारिए, किसी भी चीज़ को ऐसे हथौड़े से मारिए, वो बिल्कुल चूर चूर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे कि उनमें उसमें क्या है, ब्रिटलनेस है, यानी भंगुरता का गुण है। जबकि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं, भंगुर नहीं होती। अगर आप उनको पीटेंगे तो अभी हमने शुरू में पढ़ा कि उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का। यानी अगर आप उसको पीटते हैं तो चादर के रूप में बदल जाएगी, पर वो टूटती नहीं है। ठीक है, टूटती नहीं है। तो यानी धातुएं जो होती हैं उनमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। एक अपवाद छोड़ के, कौन सा, जिंक।
ठीक। अगला आ जाते हैं भौतिक गुण पे। अगला भौतिक गुण है ध्वनि। ध्वनि यानी वो कैसी होती हैं, सोरोनस होती हैं। सोरोनस यानी उसमें उनमें धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है, मेटालिक साउंड उनमें पाया जाता है। अब मेटालिक साउंड से क्या समझते हैं कि अगर कोई भी धातु है उसको आप अगर पीटेंगे, हथौड़े से पीटते हैं, तो उसमें से वो अपना एक साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसको ही क्या बोलते हैं, धात्विक ध्वनि या मेटालिक साउंड कहा जाता है। इसी मेटालिक साउंड के कारण ही जो स्कूल में जो बेल होती है ना, घंटियाँ होती हैं, वो धातुओं की बनाई जाती हैं। ठीक है। तो धातुओं के भौतिक गुण में आप क्या क्या समझे? एक है आघात वर्धनीयता, धात्विक चमक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ऊष्मा और विद्युत का चालकता है, तन्यता है, और क्या समझते हैं, कठोरता है, भंगुरता है, ध्वनि है, कुछ छूटा क्या? हाँ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, धातुओं के भौतिक गुण में पढ़े। अब हम पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहला क्या आ जाएगा कि धातु, अब रासायनिक गुण से सबसे पहले मतलब क्या समझते हैं? रासायनिक मतलब देखिए, दो तरह के परिवर्तन होते हैं ना, एक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब अगर किसी चीज़ के अपीयरेंस में परिवर्तन हो, देखने में परिवर्तन हो, ठीक है। जैसे वो गाना सुना है ना आपने कि किसके, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा है 100 में भी अकेले हैं। वो कैसा? जैसे आप शीशा है ना, शीशा को आप जितने भी टुकड़े करेंगे पर उसका जो गुण है वो गुण नहीं बदलता है। ठीक है। वो देखने में छोटा हो जाता है पर उसका प्रॉपर्टी, उसका गुण नहीं चेंज होता है। यानी उसका क्या है, काम है कि मिरर इमेज का फॉर्मेशन करना, तो इमेज का फॉर्मेशन करेगा ही, भले क्या है उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम होगी, इमेज की क्वालिटी कम होगी, पर शीशा अपना गुण नहीं बदलेगा, वो क्या करेगा, इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे क्या है, ये क्या है, भौतिक गुण हो गए। जबकि रासायनिक गुण क्या है कि अगर कोई एक वस्तु बदल के कोई दूसरी वस्तु ही बन जाए और उसको वापस से हम पिछली वस्तु में परिवर्तित न करें, और ये क्या है, जैसे उसका कलर चेंज हो जाए, उसका स्वाद चेंज हो जाए, उसकी महक चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक गुण कहलाते हैं। तो ऐसे धातुओं के रासायनिक गुण में पहला क्या हो जाएगा, धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया क्या करती हैं, धातु की ऑक्सीजन से अपक्रिया। जो धातु होती हैं वो वायु में दहन करने पे या वायु के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में क्या करती हैं, ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, है ना। कोई भी धातु है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगी तो क्या करेगी, मेटल ऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या करती है, मेटल ऑक्साइड का निर्माण करती है। और इस प्रकार से जो ऑक्साइड निर्मित होते हैं ना, इस प्रकार से जो ऑक्साइड बनते हैं वो जलीय विलयन, उसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है। अब जो विलयन है अगर वो बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय होगा, तो बताइए वो कैसा रंग परिवर्तित करेगा? तो इसको हमने ट्रिक से पहले भी पढ़ा है, छलन। छलन मतलब क्या है कि अगर कोई विलयन क्षारीय है तो क्या करेगा, लाल लिटमस को किसमें परिवर्तित कर देगा, नीले में परिवर्तित कर देगा। क्या करेगा, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देगा। इसीलिए जो ऑक्साइड के जलीय विलयन होते हैं, क्षारीय विलयन होते हैं, वो क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला में बदल देते हैं। क्षार धातुएं जैसे कि जो सोडियम होती हैं, पोटेशियम होती हैं, ये अगर नॉर्मल टेम्परेचर है ना, तो ये बाय की ऑक्सीजन से क्रिया करके ये ऑक्साइड क्या कर लेती हैं, बना लेती हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम क्या होता है, बहुत कम सक्रिय होता है। ठीक है। इसका जो रिएक्टिविटी रेट है ये बहुत कम होता है। इसी कारण से ये कमरे के तापमान पर भी क्या करता है, ऑक्सीजन से ऐड नहीं होता है, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होता। पर हाँ, एक चीज़ है, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया जाता है ना, तब ये जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, MgO का निर्माण कर लेता है। वैसे क्या होता है, ये सक्रिय ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कमरे के तापमान पे ये ऑक्सीजन से ऐड नहीं होता है। ठीक है। पर अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है। वहीं पे जो एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम को अगर एयर की प्रेजेंस में उसको जलाया जाता है, उसका दहन किया जाता है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 का निर्माण करता है। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है ना, वो उभयधर्मी नेचर का होता है। उभयधर्मी नेचर से मतलब क्या समझते हैं, यानी ये अम्लीय यानी ऐसी क्या बोलते हैं उसको, अम्लीयता का भी गुण प्रदर्शित करता है और क्षारीयता, दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी प्रकृति या उभयधर्मी नेचर का होता है। ठीक है। अब दूसरा जो गुण है,
दूसरा क्या है, रासायनिक गुणधर्म धातुओं का क्या है दूसरा, धातुओं की जल से अभिक्रिया। अब जो धातु होती हैं ये क्रियाशीलता के अनुसार अपने जो रिएक्टिविटी श्रेणी है उसके अनुसार ये क्या करती हैं, जल से अभिक्रिया करती हैं, यानी वाटर से रिएक्शन करती हैं। अब जब ये वाटर से रिएक्शन करेंगी तब क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस बनाएंगी और धातु ऑक्साइड बनाएंगी और धातु हाइड्रोक्साइड को निर्मित करती हैं। ठीक है, जब भी धातुएं अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग वाटर से रिएक्ट करेंगी तब ये क्या बनेंगी, एक तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती हैं। ठीक है, H2 गैस सबसे पहले ये हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। दूसरा, ये धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु का ऑक्साइड बनाएंगी या धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर देखें कि सोडियम और पोटेशियम, क्या सोडियम और जो पोटेशियम धातु हैं ये जब ये ठंडे जल से क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, ये ठंडे जल से बहुत बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं। तो इसमें ये क्या करती हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। और ये इतनी तीव्र, ये क्रिया इतनी ज़्यादा फास्ट होती है, इतना तीव्र होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये क्या है, मेटल। अब धातु के जगह पर आप सोडियम पोटेशियम ये रख सकते हैं। ये जब रिएक्ट करेंगी किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएंगी, MOH यानी धातु ऑक्साइड। मान लेते हैं यहाँ पे क्या होता, 2Na होता प्लस 2H2O होता, तब ये क्या बनाता, ये बनाता ये 2NaOH यानी धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेता और 2 हाइड्रोजन निकल जाता और हीट निकलती। ठीक है, ये क्या करती हैं, सोडियम पोटेशियम धातु जब रिएक्ट करती हैं ठंडे जल से तो ये हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। सेम टू सेम ऐसे कैल्शियम का भी है कि जब कैल्शियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया होने पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, रिलीज करती है। और पर इसमें क्या है, ये इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं होती है, इसीलिए इसमें इतनी ज़्यादा ऊष्मा नहीं निकलती है। ठीक है, तो हमने किसका रिएक्शन देखा, सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन देखा और किसका देखा, कैल्शियम का रिएक्शन देखा। अब जो आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये धातुएं क्या करती हैं, ये भाप में ही क्रिया करके उनके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, अपवाद के तौर पे इसमें भी अपवाद है। अपवाद के तौर पे लेड को छोड़ दीजिए, कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, मरकरी है, ये धातुएं क्या करती हैं, जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं करती हैं। ठीक, कौन कौन सी, लेड, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मरकरी, ये जल के साथ यानी वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। अब अगला आ जाते हैं धातु की तनु अम्लों के साथ अपक्रिया। तनु अम्ल मतलब जैसे तनु अम्ल में क्या है, HCl आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा। तो जब धातुएं तनु अम्ल के साथ यानी डाइल्यूटेड एसिड के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को और धातु लवण निर्मित करती हैं। धातु लवण मतलब यानी धातुओं के क्लोराइड का निर्माण करती हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इनका निर्माण करती हैं। यानी धातु किसके साथ, तनु अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो धातु लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए तो धातुओं की क्रिया जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अम्ल के साथ होती है तो ये क्या करती है, धातु क्लोराइड का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। यानी धातु, अब धातु की जगह पे अब क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, इनको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके देखते हैं सोडियम का। जब सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, NaCl यानी धातु का क्लोराइड बना लेगी और क्या करेगी, H2 गैस को रिलीज करेगी। अब ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आप 2 लगा के यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे। अब यहाँ पे भी अपवाद है, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को छोड़ के। जो कॉपर होती हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या होती हैं, कम सक्रियता के कारण, यानी जो इनका रिएक्शन रेट है वो कम होता है, कम रिएक्टिव होती हैं, तो इसके कारण ये तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती हैं। ठीक है, ये क्या हमने देखा, ये हमने देखा धातु का तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब हम देखते हैं धातु की क्षारीय क्षार
के साथ अपक्रिया। तो कुछ धातु होती हैं जो क्षार से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? जब भी क्षार से रिएक्ट करेंगी हाइड्रोजन गैस निकालेंगी, और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना वो रंगहीन रहती है, गंधहीन रहती है, और जब यह जलती है ना तो जब जलती हुई माचिस की तीली इसके सामने लाते हैं तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ऐसी है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। पर धातुएं जो होती हैं क्षार के साथ अपक्रिया करके क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। ठीक, अब आ जाते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी पे। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में उनके घटते क्रम में देखते हैं। घटते क्रम में यानी जो सबसे अधिक रिएक्टिव धातु है वो क्या है? पोटेशियम। सबसे अधिक रिएक्टिव धातु कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी पोटेशियम। कौन? पोटेशियम, ये सबसे अधिक सक्रिय होता है। उसके बाद है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो जाएगा, फिर है जिंक, क्या है? जिंक है, आयरन है, ठीक है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम जो सक्रिय होता है क्या होता है? गोल्ड होता है। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी के आधार पे ही क्या होता है? विस्थापन अपक्रिया होती है। जो अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया होती है ना, सक्रियता श्रेणी के आधार पे होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी हो जाएगी? पोटेशियम हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? सोडियम हो जाएगी। 3 4 तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। 5 आप रखिए, याद रखिएगा कि ऊपर से क्या है? सबसे अधिक सक्रिय धातु में आ जाएगी। कौन सी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे अधिक में आ जाएगी। और नीचे से याद रखिएगा सबसे कम में कौन सी? गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी, कॉपर। गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर। और जिंक क्या होता है? आयरन क्या होता है? बीचों बीच होते हैं जिंक आयरन। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपको पूरी रिएक्टिविटी श्रेणी याद हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? द्रव्य का यानी मैटर का विभाजन पढ़ा, किस किस में विभाजित होते हैं। उसके बाद हमने जो तत्व है, एलिमेंट है, एलिमेंट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो जिसमें हमने आज की क्लास में धातु को पूरा अच्छी डिटेल से पढ़ लिया है। इससे एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आएंगे ना तो आप एक भी प्रश्न इससे नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रश्न आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज हमने धातुओं के रासायनिक गुण और धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में डिटेल में पढ़ा, साथ ही उसकी रिएक्टिविटी श्रेणी को भी हमने आज की क्लास में पढ़ा। हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।